नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले खबर कांग्रेस से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लोकसभा सदस्यता जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां भी रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते रहेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और मनोरंजन भारती की रिपोर्ट। राहुल गांधी शनिवार को पहले अपनी मां सोनिया गांधी से मिले, फिर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से बड़ा संदेश देने के लिए राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी, जिस पर उन्हें 2 साल की सजा हुई है, उस पर माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। और कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन में देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला और बीजेपी नहीं चाहती कि वो संसद में बोले, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर राहुल ने नहीं बताया कि वो सूरत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे या नहीं। राहुल गांधी सरकार पे, प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर जमकर बरसे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी इसको अवसर में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कोई एक मूवमेंट शुरू कर पाएगी? क्या जिला स्तर से लेकर के राज्यों और राजधानी में कोई एक बड़ा जलसा हो सकेगा? क्या एक बड़ी रैली आने वाले दिनों में कांग्रेस की दिख पाएगी? राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का परिचय राहुल गांधी क्या है? 4 कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। कांग्रेस अब पूरे हफ्ते सड़कों पर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी के जरिए ही देश में चर्चा में रहने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ना भी चाहती है तो बहुत हाईलाइट नहीं कर रही है। उसे पता है कि इस पूरी लड़ाई को सड़कों तक ले आए, मुद्दा डिस्क्वालिफिकेशन बना रहे हैं, ना कि 2 साल की सजा वाला। तो सड़कों पर आएंगे तो कार्यकर्ताओं के पास भी एक काम होगा और इसी बहाने विपक्षी एकता को भी सामने वो बीजेपी की ला सकते हैं और उसको टटोलने का भी सही वक्त है। सहयोगी जेवियर थॉमस और मनोरंजन भारती के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती का। मनोरंजन, काफी बातें यहाँ पर कही हैं राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे स्ट्रैटेजी क्या है इनकी? देखिए, आगे स्ट्रेटेजी यही होगी कि एक तो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भले ही राहुल गांधी ने अपने संवाददाता सम्मेलन में इस पे ज़्यादा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये मामला सब जुडिस है, मैं इस पे आगे नहीं कहूँगा, लेकिन जो कानूनी चीज़ें देखते हैं कांग्रेस में, उनका कहना है कि वो मंडे को इस पे आगे मूव करेंगे। दूसरी बात रहेगी जो राहुल गांधी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने उनको एक हथियार थमा दिया है, तो क्या उसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कैसे उसका इस्तेमाल करेगी इस हथियार का? क्या वो ये हथियार जो है सरकार के सामने लहराया जाएगा? उसके लिए उनको और क्या क्या बाकी सपोर्ट चाहिए? क्या जिस ढंग से बाकी विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ जुटे हैं उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, उनको साथ लेके कैसे चलेंगे, ये एक सवाल है। और इस पर कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, अपनी रणनीति साफ करनी पड़ेगी, सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। थोड़े से दिन और बचे हैं संसद में, वहाँ पर भी सरकार को घेरना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका कोई नतीजा निकल पाएगा। लेकिन अभी तक वो रोड मैप हमारे पास या किसी और के पास साफ ढंग से नहीं प्रस्तुत किया गया है।
मनोरंजन, जब उनसे पूछा गया ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी पार्टियों के बारे में, तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद दिया, लेकिन ये भी सच बात है कि जो ये हुआ है शायद एक तरह से कई नेताओं के लिए, जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनके लिए भी एक तरह से ये शॉक रहा होगा कि इस तरह से हो सकता है, खासकर राहुल गांधी के साथ। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है उसका एक रीस्ट्रक्चरिंग का भी वक्त है? जी हाँ, निश्चित रूप से रीस्ट्रक्चरिंग का वक्त है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं, हम सब मिलकर काम करेंगे, केवल इतना ही कहा। लेकिन अब एक देखने वाली बात है, चलिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि यदि राहुल गांधी का 2 साल का सस्पेंशन होता है, उसके बाद नियम है कि अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो अब ये 8 साल तक राहुल गांधी यदि पॉलिटिकल परिदृश्य से गायब रहते हैं, मतलब कि एक सांसद होने के नाते, तो बाकी जो विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि बाकी किन नेताओं के लिए वो अवसर सामने आता है कि वो अपोजिशन को लीड करे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं बात इस बात को लेकर के अटक जाती है कि क्या वो कांग्रेस लीड करेगी, क्या वो राहुल गांधी लीड करेंगे, क्या राहुल गांधी लीड करेंगे तो बाकी जो नेता है वो उनके साथ आएंगे। ये बात भी अब गाहे बगाहे चर्चा में आने लगी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन इस पूरी जानकारी के लिए। और एक जो उदाहरण दिया जाता है लगातार इस पूरे मामले को लेकर, वो लक्षद्वीप के सांसद का दिया जाता है। एनसीपी नेता है मोहम्मद फैजल, उनको इस साल जनवरी में 10 साल की सजा सुनाई गई, जिससे उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन उनका आरोप है कि उनकी सदस्यता बहाल करने में लोकसभा सचिवालय की तरफ से देरी की जा रही है। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सब कुछ स्टे होने के बाद भी उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। राहुल गांधी के सदस्यता जाने के मामले में लेकर के एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। वो उदाहरण है लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का, कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था और क्या हुआ था, इसके लिए आज मैं मिलवाता हूं उसी शख्स से जिसकी बात सारा देश कर रहा है। मोहम्मद फैजल हमारे साथ हैं, लक्षद्वीप के एनसीपी के सांसद हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके का केस क्या था। मेरा केस एक 2009 में इलेक्शन के दौरान छोटा सा मारपीट धक्का धक्की हुआ था। उसमें मुझे 10 साल की सज़ा सुनाई सेशंस कोर्ट ने, और 11 तारीख को मेरी सज़ा सुनाई, और उसी दिन मुझे हेलीकॉप्टर में कन्नौर सेंट्रल जेल में भेजा गया था कि ताकि एक दिन मैंने छूटे जेल जाने का। तो मैंने उसी दिन ऑनलाइन पर 11 तारीख शाम को मैंने हाई कोर्ट में मेरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाला, सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए, और 12 तारीख को मेरी कन्वेक्शन भी स्टॉप करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाला था। उसके बावजूद भी 13 तारीख को मेरी डिस्क्वालिफिकेशन आ गई। तो 25 को हाई कोर्ट ऑफ केरला ने मेरी दोनों सस्पेंड करी, यानी कन्विक्शन और सेंटेंस को दोनों सस्पेंड की। उसके बावजूद बाद में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को लो मानकर उन्होंने इलेक्शन रद्द करा। लेकिन आज तक जो अनदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट है, आज भी मेरी पार्लियामेंट अंदर जाने की मेंबरशिप अभी तक वापस नहीं दी। जितनी उन्होंने होशियारी दिखाई मुझे डिस्क्वालीफाई करने का, मतलब एक दिन में करा। अभी 2 महीने से मैं स्पीकर के ऑफिस में जाके मिल रहा हूँ, मेरी लीडर पवार साहब ने जाके मिले, मेरा फ्लोर लीडर सुप्रिया सुले ने जाके मिले बार बार। हर एक बार आश्वासन देते कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन आज तक जब आपसे बात कर रहा था अभी तक आज तक हुआ नहीं है। बजट सेशन मेरा फर्स्ट में ही था, मुझे अटेंड नहीं कर पाया। अभी भी सेशन चल रहा है, मैं बाहर हूँ। राहुल गांधी को क्या एडवाइस करते हैं कि उनके पास क्या क्या लीगल ऑप्शन है? नहीं, राहुल गांधी को पहले उनको करना होगा कि कम से कम जल्दी उनको कन्विक्शन सस्पेंड कराना है कोर्ट में जाके। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि उनको अभी उनकी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया, अभी उनको सेशंस कोर्ट में जाना होगा, फिर उसके पास हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसको शायद जेल होगा। लेकिन उसके लिए लीगल रेमेडी को ढूंढना जरूरी है। दैट इज एडवाइस। वन लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या उम्मीद है, क्या ये सेशन 1-2 दिन है, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में आपको घुसने दिया जाएगा? क्या फिर पवार साहब को कहेंगे, सुप्रिया सुले के कहेंगे कि आप भी कुछ कीजिए? जितने मतलब अभी 2 महीने से जो उनकी जो सिस्टम चल रहा है, उसमें से कोई मुझे उम्मीद नहीं है कि वो वापस लेने वाले हैं। तो आगे लास्ट में जाके मुझे अदालत की दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। फिर से जाएंगे अदालत? बिल्कुल।
जाना ही पड़ेगा मुझे वापस करने के लिए। थैंक यू फैजल साहब। तो ये थे मोहम्मद फैजल, लक्षद्वीप के सांसद। आपने इनकी बात सुनी। हर जगह से जो स्टे लाने के बाद, रेमेडी करने के बाद भी इनको अभी भी लोकसभा नहीं जाने दिया जा रहा है। खुद पवार साहब, खुद सुप्रिया सुले इस कोशिश में लगी हैं, लेकिन स्टे होने के बाद भी फैजल साहब जो है लोकसभा की कार्रवाई अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया, जिसमें पूर्व सीएम येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई मौजूद थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री का फूलों से स्वागत किया। इससे पहले कर्नाटक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और श्री सत्य साई राजेश्वरी मेमोरियल ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। माता की कर्नाटका के मुख्यमंत्री, कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। उधर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट कर्नाटक के लिए जारी कर दी है। 124 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है। डीके शिवकुमार कनकपुरा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि वरुणा से एस सिद्धारमैया उम्मीदवार हैं। कोलार से टिकट चाहते थे सिद्धारमैया, लेकिन वो हुआ नहीं। कर्नाटक में 224 सीटें हैं और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। करीब 11 बजे तेजस्वी सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, फिर वो लंच के लिए गए और दोबारा पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी यादव से ये सुनवाई कथित जमीन के बदले नौकरी केस में हो रही है। पेशी से पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच एजेंसियों का हमने सहयोग किया है, लेकिन अभी देश का जो माहौल है उसमें झुकना आसान है, लड़ना मुश्किल है, और हमने लड़ने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूछताछ के लिए इसके पीछे आखिर कौन है और इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती से भी आज ईडी पूछताछ कर रही है। करीब 11 बजे मीसा भारती ईडी के दफ्तर पहुंची, फिर लंच का ब्रेक हुआ और फिर दोबारा वो ईडी के दफ्तर पहुंची। इससे पहले मीसा भारती राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर विकास की कई उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी सरकार पार्ट 2 में 1 साल पूरा होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 6 साल दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश। फुल मेजॉरिटी की सरकार और सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बेहतर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा गया। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या युद्ध स्तर पर चल रही है। अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला राज्य होगा देश के अंदर।
राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस कानून को लेकर एक तरफ डॉक्टर्स हैं तो दूसरी ओर सरकार कहती है कि सबको स्वास्थ्य सेवा दिलवाने का ये अहम कदम है। डॉक्टर्स की बात मान ली गई है और निजी डॉक्टरों से अपील की गई है कि वो हड़ताल खत्म करें और काम पर लौटें। लेकिन क्या है राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल? देखिए हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में पास हुआ ऐतिहासिक राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य के अधिकार को कानून का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये फ्लैगशिप स्कीम है। डॉक्टर्स हो या कोई हो, मीडिया कर्मी हो या सभी जनप्रतिनिधि है, सबका ध्येय होना चाहिए पब्लिक की सेवा करने का। हम आज मीडिया वाले क्या करते हैं, उनका भी यही होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बात रखें या लिखें या दिखाएं। राजनीति में कार्यकर्ता क्या करता है, हम पब्लिक के लिए कुछ काम करें। डॉक्टर्स या कोई भी सर्विस में आते हैं तो सरकारें कितने लाखों रुपये खर्च करती है। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इनके माध्यम से पब्लिक की सेवा होगी। स्वास्थ्य के अधिकार कानून के तहत अस्पताल सरकारी हो या निजी, किसी भी मरीज को उपचार से मना नहीं किया जा सकता, खासकर इमरजेंसी में। अगर कोई इमरजेंसी है या जानलेवा स्थिति है तो निजी डॉक्टर्स हो या सरकारी, आपातकालीन उपचार करना पड़ेगा। अगर आपातकालीन उपचार नहीं हो पाता तो एम्बुलेंस करके मरीज को उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। अगर मरीज के पास पैसे नहीं हैं तो अस्पताल को पैसे सरकार देगी। निजी अस्पतालों को चिरंजीवी बीमा जैसे सरकारी योजनाओं से जुड़ना पड़ेगा। मरीज को इलाज की पूरी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। मरीज को बताना पड़ेगा कि उसका इलाज कैसे हो रहा है और उसमें कितना खर्च आएगा। अपने आप में ये बिल ऐतिहासिक है, लेकिन इसको लेकर निजी डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल खोलने से पहले 48 तरह की एनओसी लेनी पड़ती है। इसके साथ ही हर साल रिन्यूअल फीस, स्टाफ की तनख्वाह और अस्पताल के रखरखाव पर लाखों रुपए का खर्च होता है। अगर इस तरह से राइट टू हेल्थ लागू हुआ तो अस्पताल अपना खर्च कैसे निकालेगा? जो स्थिति है वो है कि पूरा राजस्थान बिल्कुल बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं। हम धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों को भी इंक्लूड करेंगे। हमारी जो अभी डिमांड है वो नो टू आरटीएच है। सरकार अब किस तरह से इनवाइट करती है, किस तरह से इसको लेती है, उस हिसाब से हमारा स्टैंड रहेगा। निजी अस्पताल के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं। ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी हो रही है और सरकार ने अपील की है कि डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करें। जो भी कानून में अमेंडमेंट किया है, मूल बिल में इस बिल में बहुत फर्क कर दिया। डॉक्टर से बात किए, 1-to-1 बात किए, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किए और तो चीफ सेक्रेटरी ने बात की है। उनकी सहमति के बाद ये बिल लाया। लेकिन फिलहाल जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती, मरीजों को स्वास्थ्य का अधिकार तो दूर की बात, चिकित्सा सेवाएं लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पिछले साल की ही तरह इस साल भी असम, मणिपुर और नागालैंड के अशांत घोषित आधिकारिक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों से एएफएसपीए का सख्त कानून हटा लिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से असम के 8 जिलों में ही अब एएफएसपीए लागू रह जाएगा, यानी बाकी जिलों को अशांत क्षेत्र की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं मणिपुर में 1 अप्रैल से अब 7 जिलों के 19 थाना क्षेत्रों में लागू एएफएसपीए को हटा लिया जाएगा, जबकि नागालैंड में कुल 8 जिलों के 18 थाना क्षेत्रों से एएफएसपीए को हटा लिया जाएगा। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे पर उतरने के इनपुट्स मिले हैं, जिसको लेकर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली और उससे लगे बॉर्डर्स पर अमृतपाल की सरगर्मी से तलाश में जुटी है।
आईएसबीटी बस अड्डे पर सुबह से दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की टीमें मौजूद हैं। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। और भगोड़े अमृतपाल की नई सीसीटीवी तस्वीरें भी पंजाब पुलिस के हाथ लगी हैं, जिनमें वो अपने किसी करीबी के एक रिहायशी इलाके के मकान में बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो पैंट और जैकेट में फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने काला चश्मा भी लगा रखा है। पंजाब पुलिस के हाथ लगी ये सीसीटीवी तस्वीरें 20 मार्च की पटियाला शहर की बताई जा रही हैं। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फुटेज है पटियाला का 20 मार्च का, जहां पर वो फुटेज में कोट पैंट पहने और चश्मा लगाए हुए दिखाई दे रहा है। उसने अपने नाक पर एक रुमाल रखा हुआ है ताकि लोग उसकी पहचान ना कर पाएं। उसने ना तो कृपाण रखी हुई है और ना ही उसने वो वेशभूषा पहनी हुई है जो आमतौर पर वो पहनता था। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो जालंधर से पटियाला आया और पटियाला में अपने किसी जानकार के यहाँ रुका। उसके बाद वहाँ से वो कुरुक्षेत्र गया, जहाँ पर उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह भी साथ दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र में वो बलजीत कौर के यहाँ रुका और फिर वहाँ से बस अड्डे होते हुए ऐसा माना जा रहा है, शक है कि वो दिल्ली पहुँचा है। तो दिल्ली में भी उसकी लगातार तलाशी जो है की जा रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस दिल्ली की सीमाओं में आईएसबीटी बस अड्डे पर, इसके अलावा कुछ और जगहों पर लगातार तलाशी अभियान चला रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि कहीं वो नेपाल ना भाग जाए। तो उसकी तलाशी के लिए लगातार दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है और पंजाब पुलिस की टीम पहले से यहाँ पर है। तो लगातार उसके बारी बारी से फुटेज सामने आ रहे हैं। हर एक फुटेज में वो अलग अलग तरह की वेशभूषा में दिखाई दे रहा है। कहीं पर वो रिक्शे में बैठा हुआ है, कहीं पर उसने छाता लगा रखा है, कहीं पर उसने पैंट शर्ट पहना हुआ है, कहीं पर उसने गुलाबी पगड़ी पहनी हुई है। और अब ये नया फुटेज सामने आया है जिसमें वो कोट पैंट उसने पहन रखा है और चश्मा लगाया हुआ है। तो तमाम फुटेज सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये फुटेज सामने आते हैं तब तक अमृतपाल सिंह कोसों दूर आगे निकल चुका होता है। तो पंजाब पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक अमृतपाल के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और पंजाब पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अब एक अहम खबर है। लोकसभा ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल में एक अहम संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने का प्रावधान है। धन्यवाद चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से मेरे लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और गतिरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पेश कर दिया। संशोधन स्वीकृत हुआ। लोकसभा में हंगामे के बीच पारित फाइनेंस बिल में जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई है, उसमें डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म करने का प्रावधान शामिल है। इक्विटी में 35% से कम निवेश वाले म्यूचुअल फंड पर अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये प्रस्ताव 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगा। The finance bill actually brought in 10 main provisions which are helpful for the middle class and for the communities as a whole and to do ease of business. 10 of them. But the 11th one, which 11 new ones are being brought in now after the stakeholder consultations, which has helped to improve that the finance bill represents better our society. वर्तमान में ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इस फैसले के साथ ही डेट म्यूचुअल फंड पर फिक्स डिपॉजिट की तर्ज पर टैक्स लगेगा। प्रस्ताव आज लोकसभा में पारित किया गया है कि डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलता था, इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो डेट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती थी उसका मेन कारण यही था कि अगर आज की डेट में मैं अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराता हूं तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलता था उसके ऊपर पूरा टैक्स लगता था। मेरे हिसाब से आज की डेट में जो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का जो डेट म्यूचुअल फंड का निवेश है
उसके ऊपर इस जो नई टैक्स की प्रणाली लगाई है जिसमें मैक्सिमम मार्जिन रेट लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल मान के, वो काफी प्रभाव डालकर जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड को अब तक बुजुर्ग निवेशकों और कॉर्पोरेट्स के लिए निवेश का एक सुरक्षित जरिया माना जाता था। अब लोकसभा की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल को राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।